था, परमाणु और अणु चल रहा था। परमाणु और अणु में हमने इसकी बेसिक बातें कर ली हैं। परमाणु और अणु में इसकी हमने बेसिक बातें कर ली थी। इसके बाद हमने बातें स्टार्ट की थी परमाणु के विभिन्न मॉडल पर। परमाणु के विभिन्न मॉडल पे हम चर्चा कर रहे थे और परमाणु के मॉडल में सबसे पहले जो मॉडल दिया गया था वो था आपका थॉमसन का मॉडल। थॉमसन का मॉडल था। तीन मॉडल पर हम चर्चा करेंगे। पहला थॉमसन का मॉडल, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को समझाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग मॉडल दिए गए थे, जिनमें सबसे पहले था थॉमसन का मॉडल। उसके बाद आपका आता है रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल। और इसके बाद जो तीसरा मॉडल होता है परमाणु की संरचना को समझाने के लिए वो था आपका नील्स बोर का मॉडल, नील्स बोर का मॉडल। ये तीन मॉडल हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की व्यवस्था किस प्रकार होती है। इसी को समझाने के लिए, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग मॉडल दिए गए थे। सबसे पहले थॉमसन ने इसको थॉमसन कहते हैं, ये मॉडल 1898 में दिया गया था। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल 1911 में प्रस्तुत किया था और फिर नील्स बोर ने इसी रदरफोर्ड के मॉडल को आधार मानते हुए 1913 में अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। ये तीन मॉडल दिए गए हैं। 1898 की बात करें तो थॉमसन का मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल और नील्स बोर का मॉडल। परमाणु की संरचना में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की व्यवस्था को, क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज बाद में होगी थी, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो पाई थी और इसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की व्यवस्था को समझाने के लिए अलग अलग समय पर परमाणु के विभिन्न मॉडल दिए गए। सबसे पहले मॉडल की हम चर्चा करते हैं तो ये था आपका थॉमसन का मॉडल। थॉमसन साहब कहते हैं कि जो परमाणु है, थॉमसन का मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये थॉमसन साहब कहते हैं कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। थॉमसन साहब कहते हैं कि जो परमाणु होता है, परमाणु एक धनावेशित ठोस गोला होता है। धनावेशित ठोस गोला है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं या आपका जो ऋणावेश होता है वो समान रूप से व्यवस्थित होता है। ऋणावेश समान रूप से व्यवस्थित होता है, समान रूप से व्यवस्थित होता है। ये मॉडल दिया था आपके थॉमसन साहब। और थॉमसन साहब कहते हैं कि जो परमाणु है वो एक धनावेशित ये पूरा का पूरा इसमें धनावेश है, पूरा धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश होता है, जो ऋणावेश होता है वो समान रूप से व्यवस्थित होता है। ये बात बताने वाले थे आपके थॉमसन साहब। इसके बाद थॉमसन साहब कहते हैं कि इस मॉडल की तुलना हम तरबूज से भी कर सकते हैं। जैसे तरबूज मॉडल, इसी को कहा जाता है तरबूज मॉडल, इसी को तरबूज मॉडल कहा जाता है या इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसी को तरबूज मॉडल या इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अब बातों को समझना, मॉडल भी इसको कहते हैं, तरबूज मॉडल भी कहते हैं और इसी को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। समझना, जैसे आपका तरबूज होता है, वाटरमेलन होता है, इसमें जो लाल भाग होता है और एक इसमें बीज होते हैं। तो तुम्हारे थॉमसन साहब तो कहते हैं कि जो परमाणु है वो धनावेशित ठोस गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन समान रूप से व्यवस्थित। बात को समझना, ये पूरा का पूरा आपका धनावेश है, पूरा का पूरा आपका धनावेश है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन, ये जो माइनस इलेक्ट्रॉन है, ये व्यवस्थित होते हैं। इस मॉडल को हम तरबूज से कर रहे हैं। जिस प्रकार तरबूज का जो लाल रंग वाला भाग होता है उसको हम प्रोटॉन मान लेते हैं, धनावेश मान लेते हैं और जो इसमें बीज होता है, बिल्कुल पढ़ा दिया था मैं रिपीट भी कर रहा हूं, थोड़ा रिपीट करके लिखवा रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा लिखने का प्रॉब्लम है नवीन, तो मैं थोड़ा लिखवा देता हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। थोड़ा बहुत लिखवा देते हैं, पीडीएफ की बात मैंने सबसे आज कर लेनी है। आज मैं कल कहीं चला गया था इसलिए कर नहीं पाया, आज मैं सबसे बात कर लेता हूं। तो नवीन बिल्कुल ध्यान रखना, जो लोग लाइव है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कक्षा 9 और 10 से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा। तो बातें हम कर रहे हैं आपके थॉमसन के परमाणु मॉडल की और किसने इस प्रकार व्यवस्था बताई थी। इस मॉडल की तुलना हम तरबूज से भी कर रहे थे कि तरबूज का जो लाल भाग है, तरबूज का जो लाल भाग होता है, तरबूज का जो लाल भाग होता है वो आपका धनावेश है। तरबूज का लाल भाग जो होता है आपका धनावेश है और तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं उसकी तुलना हम ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन से कर सकते हैं। इसी मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ये क्रिसमस केक होता है, याद रखिएगा, एक मिठाई होती है, क्रिसमस केक होता है, एक मिठाई होती है, मोतीचूर के लड्डू के समान एक मिठाई होती है। इसमें मोतीचूर का जो पीले रंग वाला भाग होता है वो पूरा का पूरा आपका पीला का जो मोतीचूर का लड्डू जो पूरा पीला भाग होता है वो आपका धनावेश है। उसमें कहीं जो बीज होते हैं वो आपके ऋणावेश है। उसी प्रकार ये क्रिसमस केक है जिसमें पुडिंग जो होता है वो पूरा का पूरा आपका धनावेश होता है, पूरा का पूरा धनावेश होता है और जो प्लम होते हैं वो आपके ऋणावेश होते हैं। इस प्रकार मोतीचूर के लड्डू में जो आपने प्लम पुडिंग कभी देखी नहीं होगी, तो आपने अगर मोतीचूर का लड्डू देखा हो तो उसमें जो पीला मोतीचूर का लड्डू वाला लड्डू की बात करते हैं, पीला जो भाग होता है वो पूरा का पूरा उसका धनावेश होता है और उसमें जो बीज होते हैं वो ऋणावेश होते हैं। ये बात बताने वाले आपके थॉमसन साहब थे। अब इसके बाद 1911 में आते हैं रदरफोर्ड साहब और वो ये जानना चाहते हैं कि वास्तविकता में परमाणु ठोस है क्या या इसमें पूरा का पूरा भाग धनावेश है क्या। तो इसको जानने के लिए आपका एक मॉडल आता है, रदरफोर्ड मॉडल देते हैं 1911 में। तो परमाणु की संरचना को समझाने के लिए जो दूसरा मॉडल आता है, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए जो दूसरा मॉडल आता है, परमाणु संरचना समझाने के लिए दूसरा मॉडल आता है वो आपका रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल 1911 में प्रस्तुत किया था। वो ये जानना चाहते थे कि पूरा जो परमाणु होता है क्या वो ठोस है क्या। इसी को जानने के लिए रदरफोर्ड ने 1911 में एक प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग का नाम होता है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात ये आती है कि स्वर्ण पत्ती, सोने की पत्ती पन्नी लेते हैं, फॉइल पेपर लेते हैं सोने का, उस सोइल के जो आपकी सॉइल पेपर होता है, पन्ना होता है जो आपका सोने का था, उस पर उस अल्फा कणों का प्रयोग करते हैं। और प्रयोग करने के बाद वो देखना चाहते हैं कि क्या पूरा का पूरा परमाणु जो आपके थॉमसन साहब ने बताया था क्या ठोस है क्या। इसके लिए उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। स्वर्ण पत्ती प्रयोग भी बोलते इसी को, स्वर्ण पत्ती प्रयोग भी बोलते, याद रखिएगा, स्वर्ण पत्ती प्रयोग भी बोलते इसी को। इसमें उन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ली, सोने की पतली पन्नी लेते हैं, फॉइल पेपर लेते हैं सोने का, गोल्ड का लेते हैं, याद रखना, गोल्ड को एयू से लेते हैं, ओरम का लेते हैं। ये सोने की पतली पन्नी है और इस पर वो अल्फा कणों की बौछार करते हैं, ये जो अल्फा कण होते हैं इनका जो परमाणु क्रमांक होता है 2 और इनका भार जो होता है वो 4 होता है। अल्फा कणों का जो परमाणु क्रमांक था, एक प्रकार की बात, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, अल्फा कणों में 2 प्रोटॉन होते हैं, याद रखिएगा, और इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 4 होती है। अगर हम इसकी तुलना हीलियम से करें तो ध्यान से सुनना, हीलियम का भी परमाणु क्रमांक 2 होता है और इसका भार जो होता है वो 4 होता है। और हीलियम की खास बात ये होती है कि इसमें जो 2 प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन भी 2 होते हैं, तो 2 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं उसमें 4 होते हैं, 2 होते हैं, और द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 4 होती है। बातों को समझना, याद रखना, हीलियम के कण में और इस अल्फा कण में क्या अंतर होता है। अल्फा कण जो होते हैं इनमें याद रखिएगा कि 2 प्रोटॉन होते हैं, द्रव्यमान संख्या 4 होती है, लेकिन याद रखिएगा इस अल्फा कणों में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और अगर मैं हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो हीलियम हो जाएगा 2+ हो जाएगा, तो तभी तो इसे कहा जाता है, अल्फा कण को कहा जाता है द्विधनावेशित हीलियम के कण होते हैं, प्रकार के अल्फा कण। दोबारा सुन लीजिएगा, अल्फा कणों में प्रोटॉन 2 होते हैं, द्रव्यमान संख्या 4 होती है, और जो हीलियम होता है उसमें भी प्रोटॉन 2 होते हैं और द्रव्यमान संख्या 4 होती है, लेकिन याद रखिएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं हीलियम में से तो वो आपका एक प्रकार का अल्फा कण हो जाएगा। तो आपसे पूछेंगे अल्फा कण में क्या होता है, तो 2 प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन तो 2 होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 4 होती है, इसमें न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं, लेकिन अल्फा कणों में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और इन्हीं अल्फा कणों की बौछार की थी सोने की पतली पन्नी पर। पन्नी पर जब इन्होंने इसको डाला, हीलियम के कण को डाला, तो आपको पता है जो हीलियम के कण होते हैं वो प्रकाश के वेग से गति करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसमें प्रयोग कैसे क्या प्रयोग है, ध्यान सुनिएगा बात। ये एक पत्ती हो गई, सोने की पतली पन्नी हो गई, और यहाँ पर एक बॉक्स रखा उन्होंने, एक ऐसा बॉक्स रखा जिसमें से हीलियम के कण निकलते हैं, एक ऐसा बॉक्स रखा
पदार्थ निकाल दिया, क्योंकि उस समय तक रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज हो चुकी थी। और रेडियो एक्टिव पदार्थ वे होते हैं जो अपने अंदर से विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। और आपको पता है कि रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं इसमें अल्फा कण निकलते हैं, बीटा कण निकलते हैं और गामा किरणें निकलती है। याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया और ये रेडियो एक्टिव पदार्थ था जो अल्फा कण का सोर्स था, अल्फा कणों का स्रोत था, अल्फा कणों का ये स्रोत था। तो इसी अल्फा कणों से ये अल्फा कण का स्रोत है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। ये आपका एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है और इसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण निकलते हैं। और यहाँ पर उसने छेद कर दिया, इस छेद में से अल्फा कणों को निकाला गया। यहाँ पर एक लेड की पतली पन्नी लगाई उसने, लेड की शीशे की एक पतली सी फिल्म रख दी, यहाँ पर ऐसे करके एक प्लेट रख दी और इस प्लेट में से इन अल्फा कणों को गुजारा, इन अल्फा कणों को गुजारा और ये जाकर गिरते हैं आपकी सोने की पतली पन्नी पर, जो लगभग 100 नैनोमीटर मोटी होती है। 100 नैनोमीटर मोटी पतली पन्नी पर इसको पहुंचा दी। अब इन कणों की दिशा जानने के लिए, अल्फा कणों की दिशा को जानने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड का यहाँ पर इस प्रकार फोटोग्राफिक प्लेट रखी, एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी, फोटोग्राफिक प्लेट रखी यहाँ पर, ये फोटोग्राफिक प्लेट रखी इस पर और इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जिंक सल्फाइड का यहाँ पर इस प्रकार लेप कर दिया, जिंक सल्फाइड का लेप किया। नीले रंग से दर्शा देते हैं, थोड़ा देखना, ये यहाँ पर इस प्रकार के इसके ऊपर एक जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। इस प्रकार एक फोटोग्राफिक प्लेट ली और इस प्लेट के ऊपर उन्होंने जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। ये जो जिंक सल्फाइड होता है स्फूर्तित पदार्थ होता है, स्फूर्तित पदार्थ होता है। स्फूर्तित पदार्थ वे होते हैं जब उनके ऊपर कोई उच्च ऊर्जा वाले कण जाके गिरेंगे तो उसमें चमक उत्पन्न होती है, चमक उत्पन्न होती है। तो क्या किया रदरफोर्ड साहब ने प्रयोग में, क्या किया उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की थी सोने की पतली पन्नी पर, ये गोल्ड की है, याद रखिएगा सोने की पतली पन्नी है। यहाँ पर एक सोर्स रखा जो अल्फा कण निकालते हैं, वो रेडियो के पदार्थ होते हैं जिनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है और इस बॉक्स में रखा उसको। और अब यहाँ पर एक शीशे की प्लेट रख दी जिसमें से बिल्कुल बारीक सुराख करके सुराख में से इन अल्फा कणों को गुजारा, ये जाकर गिरते हैं आपके सोने की पतली पन्नी पर। और यहाँ पर उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी जिसके चारों ओर जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। ये स्फूर्तित पदार्थ होता है, स्फूर्तित पदार्थ पर जब उच्च ऊर्जा की किरणें गिरती है तो यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखना, मैं सोने की पतली पन्नी से एक परमाणु को निकाल रहा हूँ, ये रहा एक परमाणु निकाला और अब इस पर जब मैं अल्फा कणों की बौछार करूंगा, अल्फा कणों की बौछार करूंगा तो अधिकांश जो अल्फा कण होंगे वो इसके पार निकल जाते हैं। ये प्रयोग कर रहा है आपके रदरफोर्ड साहब। अधिकांश अल्फा कण इस परमाणु से बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण जो होते हैं वो अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं और बहुत कम 20,000 में से, लगभग 20,000 में से एक ऐसा कण था जो यहाँ टकराता है और टकराकर अपने मार्ग पर 180 डिग्री कोण पर ये जाता है, टकराता है और टकराकर वापस लौट आता है। बिल्कुल आज मैं आज सर से बात कर लेता हूँ और आपके जो नोट्स है वो मैं नोट्स की बात सर से करवा देता हूँ। बिल्कुल आप निश्चित रहिए इस बात को। बात ये बताइए आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि चल क्या रहा है हमारा। बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको चीजें समझ में आ रही है क्या। नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स में खूब लिखा पड़ा है, नोट्स की बात नहीं होती, नोट्स की आपको मिलेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको चीजें समझ में आ रही है क्या। जो भी लाइव बैठा हुआ लोग है वो आप मुझे बताइए कि चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए, तो इस प्रकार रदरफोर्ड साहब ने जब ये प्रयोग किया तो अधिकांश बिल्कुल नवीन, चलिए तो मोस्टली जो कण थे वो सीधे निकल जाते हैं और कुछ कण जो होते हैं वो अपने मार्ग से हल्के से विचलित हो जाते हैं, कुछ कण जो है वो बिल्कुल अपने मार्ग से थोड़े विचलित हो जाते हैं और कुछ कण में से 20,000 में से केवल एक ऐसा कण था, 20,000 कणों में से, अल्फा कणों में से एक ऐसा कण था जो टकराता है और टकराने के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट आता है। तो इस आधार पर रदरफोर्ड साहब ने अपने इस प्रयोग से जो परिणाम निकाले वो परिणाम देखिए क्या रहे। ध्यान सुनिएगा कि रदरफोर्ड साहब ने क्या परिणाम निकाले, जो निष्कर्ष परिणाम क्या निकले, ये जो प्रयोग उन्होंने किया उस प्रयोग के परिणाम क्या थे। ध्यान से सुनिए बात को। अधिकांश अल्फा कण जो होते हैं वो सीधे लौट जाते हैं, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, अधिकांश अल्फा कण क्या हो जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं, याद रखिएगा। बहुत कम जो है, बहुत ही कम अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित होते हैं, अपने मार्ग से विचलित होते हैं। बहुत कम ऐसे कण जो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, याद रखना, या मुड़ जाते हैं, विचलित हो जाते हैं या मुड़ जाते हैं। और तीसरी बात, बहुत कम का मतलब लगभग 20,000 कणों में से 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था, एक कण अपने मार्ग पर वापस लौट आता है, अपने मार्ग पर वापस। 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो अपने मार्ग पर वापस लौट आता है, वापस लौट जाता है या लौट आता है। ये उन्होंने अपने प्रयोग के परिणाम निकाले। तो परिणाम क्या थे? अधिकांश अल्फा कण तो सीधे निकल गए, देख सकते हैं आप, अधिकांश अल्फा कण तो सीधे निकल रहे हैं। लेकिन थॉमसन साहब कहते हैं कि परमाणु जो ठोस गोला है, अगर ये ठोस गोला होता तो सारे के सारे कण वापस आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अधिकांश कण तो मोस्टली कण जो है वो सीधे निकल जाते हैं और जाकर इस जिंक सल्फाइड की परत पर जब गिरते हैं तो वहां पर वो चमक पैदा करते हैं। यहां पर जब जाकर गिरेंगे तो यहां पर बहुत सारी चमक पैदा होती है, याद रखिएगा, चमक पैदा होती है। तो ये परिणाम निकाला कि अधिकांश अल्फा कण तो सीधे निकल रहे हैं, कुछ कण जो है वो अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं, अपने मार्ग से मुड़ जाते हैं और 20,000 कणों में से एक ऐसा कण है जो अपने मार्ग से वापस लौट आता है। तो ये इस परिणाम निकाले और इस परिणाम के आधार पर रदरफोर्ड साहब ने निम्न निष्कर्ष निकाले। इन्होंने निम्न निष्कर्ष निकाले और उन्होंने बताया, ध्यान सुनिए बातों को, कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इन्होंने पहला निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। रदरफोर्ड साहब कहते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, अधिकांश भाग खोखला है। लेकिन हमारे थॉमसन साहब ये कह रहे थे कि परमाणु जो है वो ठोस गोला है। तो इस बात को नकार देते हैं आपके रदरफोर्ड साहब, और रदरफोर्ड साहब कहते हैं कि नहीं भी, जो परमाणु है उसका अधिकांश जो भाग होता है वो खोखला होता है, जिसमें से अधिकांश अल्फा कण तो सीधे ही निकल जाते हैं। इसके बाद दूसरी बात ये बताते हैं कि कुछ कण जो थे वो अपने मार्ग से निकले, यानी कि कुछ ऐसे कण जो परमाणु के नाभिक के पास, परमाणु के बिल्कुल केंद्र के आसपास निकलते हैं, केंद्र के आसपास से निकलते हैं, परमाणु के केंद्र, जिसे केंद्र के क्या कहते हैं, नाभिक। बाद में रदरफोर्ड साहब इसको नाभिक नाम दिया, याद रखिएगा, नाभिक के पास से निकलते हैं, पास से निकलते हैं। कुछ कण जो नाभिक के पास से निकलते हैं वो प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं, प्रतिकर्षण बल महसूस करेंगे, प्रतिकर्षण बल के कारण अपने मार्ग से हट जाएंगे, अपने मार्ग से हट जाते हैं। आप सुनना मेरी बात को, कैसे हट जाते हैं? क्योंकि हीलियम का जो नाभिक, हीलियम अभी मैंने बताया, अल्फा कण जो होता है, जो अल्फा कण होते हैं वो हीलियम के नाभिक होते हैं। अल्फा कण और हीलियम की बात हम कर रहे थे, तो अल्फा जो कण होता है उसके अंदर 2 प्रोटॉन, उसका द्रव्यमान संख्या 4 है, लेकिन अल्फा कणों में इलेक्ट्रॉन नहीं थे। पर अगर मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम में भी 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, 4, इसमें इसका द्रव्यमान संख्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका मतलब अल्फा कण धनावेशित होते हैं, अल्फा कण धनावेशित होते हैं। और जब कोई चीज धनावेशित कण अल्फा कण जब जाएंगे और वो जब जाकर बीच के यानी बिल्कुल नाभिक में यहां पर कुछ ना कुछ धनावेश होगा, और समान आवेशों में तो प्रतिकर्षण होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। यही कारण थे कि जो कण इसके नाभिक के पास से गुजरे उन्होंने प्रतिकर्षण बल महसूस किया और अपने मार्ग से वो हट जाते हैं। तो यही तो बात आपके रदरफोर्ड साहब कहते हैं, ये तो कह रहे हैं कि केंद्रीय नाभिक के पास से निकलने वाले जो कुछ कण होते हैं प्रतिकर्षण बल को महसूस करने के कारण अपने मार्ग से हट जाते हैं। और उन्होंने तीसरी बात ये बताई
निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु होता है उसके केंद्र में पूरा का पूरा धनावेश होता है, उसके केंद्र में, परमाणु के केंद्र में पूरा धनावेश होता है, समस्त धनावेश उसके नाभिक में होता है। और यही कारण होता है कि जब कोई अल्फा पार्टिकल जाता है उसके नाभिक से टकराता है डायरेक्ट, तो वो अपने मार्ग से वापस लौट आता है। तो हमें पता है कि समान आवेशों के अंदर ही प्रतिकर्षण होता है। और यही कारण होता है कि जब कोई अल्फा कण बिल्कुल मध्य में जाकर टकराएगा तो वो अपने मार्ग से लौट आएगा, क्योंकि जो धनावेश होता है, जो आपके थॉमसन साहब ने बताया था कि पूरा गोला धनावेश है, लेकिन रदरफोर्ड साहब कहते हैं कि नहीं भाई, पूरा गोला या पूरे गोले में धनावेश नहीं होता है। धनावेश जो होता है वो केवल उसके मध्य में कहीं बैठा हुआ है, और जहां धनावेश होगा परमाणु का पूरा द्रव्यमान भी वही होगा, याद रखिएगा, पूरा का पूरा द्रव्यमान भी वही होगा। और यही कारण है कि जब कोई धनावेश कण जाकर टकराया तो वापस लौट कर आ जाता है। तो ये निष्कर्ष निकाले आपके रदरफोर्ड साहब ने, और इन्होंने ये 3 निष्कर्ष निकाले, और इन 3 निष्कर्षों के आधार पर इन्होंने अपने मॉडल की बातें बताई। अब इन्होंने अपने मॉडल में क्या बताया, ध्यान से सुनना, अपने मॉडल में इन्होंने क्या बताया। तो ये कहते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, अधिकांश भाग खोखला होता है, तो अधिकांश भाग खोखला है। और इसी खोखले वाले भाग में इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार चक्र लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार चक्र लगाते हैं, याद रखिएगा, चक्र लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार चक्र लगाते हैं। तो ये पहला मॉडल की पहली बात है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्र लगाते रहते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि परमाणु का संपूर्ण जो धनावेश होता है, संपूर्ण धनावेश या मैं कहूं कि पूरा का पूरा जो द्रव्यमान होता है, वो द्रव्यमान होता है, वो उसके केंद्र में होता है, उसके केंद्र में होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, जिसे हम नाभिक कहते हैं। याद रखना। तो पता चलता है कि नाभिक की खोज किसने की है, रदरफोर्ड साहब ने। नाभिक की खोज किसने की है, याद रखिएगा, रदरफोर्ड साहब ने। तो संपूर्ण धनावेश होता है, संपूर्ण धनावेश होता है, या पूरा का पूरा द्रव्यमान या भार होता है परमाणु का, उसके केंद्र में होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, जिसे हम नाभिक कहते हैं, याद रखिएगा। और नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक का जो आकार होता है वो संपूर्ण परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक का आकार संपूर्ण परमाणु की तुलना में, संपूर्ण परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है, तुलना में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग तो खोखला है, उसका जो धनावेश है वो बिल्कुल मध्य में, जिसे हम नाभिक कहते हैं, याद रखिएगा। और नाभिक का जो आकार या उसका जो आयतन होता है वो संपूर्ण परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये रहा, ये नाभिक का पूरा परमाणु है, ये पूरा जो परमाणु है, और नाभिक के आकार की तुलना करें परमाणु से, तो परमाणु का आकार बहुत बड़ा होता है। अब इस प्रकार से तुलना कर सकते हैं, जैसे आपने फुटबॉल ग्राउंड देखा होगा, ये पूरा फुटबॉल ग्राउंड का परमाणु मान लीजिए, और उसके केंद्र में जो फुटबॉल होती है वो उसका केंद्र या नाभिक है। यही बात मेरी समझ पाए आप लोग, याद रखना। तो संपूर्ण परमाणु की तुलना में, परमाणु की तुलना में जो नाभिक का आकार होता है बहुत ही कम होता है। ये 3 निष्कर्ष निकाल दिए आपके रदरफोर्ड साहब ने निकाल दिए, 3 निष्कर्ष निकाले। तो ये 3 निष्कर्ष क्या थे आपके, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन वर्ताकार चक्र लगाते हैं, परमाणु का संपूर्ण धनावेश या द्रव्यमान उसके केंद्र नाभिक में स्थित होता है, याद रखिएगा। और इसके बाद जितना परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन होता है। ये बात भी कही कि परमाणु जो होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। इसका मतलब है कि परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके जो बाह्यतम भाग होता है, बाह्यतम भाग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम भाग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कि परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। तो ये दिया था आपका मॉडल, जिसका नाम था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इन्होंने अल्फा कण प्रतिगमन प्रयोग किया, अल्फा कणों को निकालने में रेडियोएक्टिव पदार्थों की सहायता ली, और जब उन्होंने पतली पन्नी सोने की पतली पन्नी की मोटाई 100 नैनोमीटर 30% की बौछार की, तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित होते हैं और बहुत कम लौटकर वापस आ जाते हैं। जिसके कारण उन्होंने अपने परमाणु मॉडल की 4 बातें बताई कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो वर्ताकार चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाद जो आपके रदरफोर्ड साहब थे, इनकी कमियां क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इनकी कमियां क्या थी। इनकी कमियों में सबसे बड़ी कमी है, एक व्यक्ति थे, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था मैक्सवेल साहब। मैक्सवेल साहब ने एक सिद्धांत दिया, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। और विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ये कहता है कि जब भी कोई आवेशित कण किसी वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाएगा तो वो विकिरणों का उत्सर्जन करेगा, विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहेगा। ध्यान सुनिएगा बात। कमियों में मैक्सवेल साहब ये बताते हैं, मैक्सवेल का सिद्धांत था विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ये कहता है कि जब भी कोई आवेशित कण किसी वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है तो विकिरणों का उत्सर्जन करता है, विकिरण ऊर्जा के रूप में विकिरणों का उत्सर्जन करेगा। जब विकिरणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, यानी रदरफोर्ड साहब कहते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार चक्कर लगा रहा है, जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार चक्कर लगाएगा और इलेक्ट्रॉन पर होते हैं आवेश, इलेक्ट्रॉन पर होते हैं आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और जब भी कोई आवेशित कण किसी वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा विकिरण ऊर्जा के रूप में कम होगी, और जब ऊर्जा कम होगी तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसकी ऊर्जा कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर गया तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, नाभिक पर पॉजिटिव आवेश है, एक दूसरे को ये कैंसिल कर लेंगे, और इस प्रकार परमाणु का कोई स्थायित्व तो नहीं होगा। इसका मतलब ये था कि जो आपके रदरफोर्ड साहब थे वो परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए, परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए। पहला जो आपका रदरफोर्ड साहब की कमी थी वो परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वर्ताकार किस प्रकार चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था होती है, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को नहीं समझा पाए आपके रदरफोर्ड साहब। तो ये 2 कमियां रह गई। पहली कमी कि इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए। परमाणु स्थायित्व कैसे, जब भी कोई आवेशित कण वर्ताकार चक्कर लगाएगा तो अपनी ऊर्जा का विकिरणों के रूप में ह्रास करेगा, और जब विकिरणों के रूप में ऊर्जा का ह्रास होगा तो एक समय ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता ऊर्जा कम होती रहती है, और इस वजह से वो नाभिक में गिर जाना चाहिए। और नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिरने का मतलब है कि परमाणु का कोई स्थायित्व नहीं होगा, लेकिन परमाणु हमेशा स्थायी होता है, और इस वजह से परमाणु के स्थायित्व के बारे में रदरफोर्ड साहब नहीं बता पाए। दूसरी बात ये नहीं बता पाए कि जो परमाणु होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी व्यवस्था किस प्रकार होती है। और इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए तीसरा जो मॉडल आता है वो आता है नील्स बोर का। तीसरा मॉडल जो आता है वो आता है नील्स बोर साहब का। तो नील्स बोर का मॉडल इन्होंने रदरफोर्ड मॉडल को फॉलो किया, उसी मॉडल के आधार पर इन्होंने 1913 में अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो नील्स बोर की बात करें तो एक मॉडल दिया गया उन्होंने 1913 में, इन्होंने इसको फॉलो किया, रदरफोर्ड साहब को फॉलो करके ही मॉडल दिया, और जो रदरफोर्ड साहब की कमियां थी उन्हीं कमियों को इन्होंने दूर किया। तो इन्होंने कुछ बातें बताई, नील्स बोर के मॉडल की कुछ बातें जो है वो निम्न है। इन्होंने क्या बातें बताई, इन्होंने पहला बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निश्चित ऊर्जा के, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के वर्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते हैं, निश्चित ऊर्जा के वर्ताकार
कक्षों, वर्ताकार कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं, ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये बात बताई आपने नील्स बोर ने। पहली बात क्या, तो क्या रदरफोर्ड का कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाएगा ऊर्जा विकिरणों के रूप में कम होगी तो वो नाभिक में गिरना चाहिए। नील्स बोर ने इस कमी को दूर किया और कमी को दूर करके उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर निश्चित ऊर्जा के वर्ताकार कक्ष में, कोश में, ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है। पहली बात बताई उन्होंने। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जब भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो निश्चित हो जाएगा, और जब वो चक्कर लगाएगा, ये नाभिक है और ये आपका परमाणु है, और इस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसमें दो बल कार्य करते हैं। एक इसे नाभिक की ओर खींचेगा, जिसे हम कहेंगे अभिकेंद्रीय बल, जिसे हम कहेंगे अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल होगा, और एक ऐसा बल होगा जो माना जाता है कि इसे केंद्र से बाहर की ओर खींचेगा, इसे हम कहेंगे अपकेंद्रीय बल। ध्यान से सुनना, जब भी कोई कण किसी वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है तो इस पर दो बल कार्य करते हैं। एक उसके केंद्र से बाहर की तरफ बल कार्य करता है, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। एक उसे नाभिक की केंद्र की ओर खींचेगा, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। ये दोनों बलों का परिमाण तो समान होता है, अभिकेंद्रीय बल जितना होगा उसका मान बराबर होगा अपकेंद्रीय बल के, लेकिन दिशा एक दूसरे के, अभिकेंद्रीय जो बल होगा वो बराबर होगा अपकेंद्रीय बल के। और यही कारण होता है जब ये दोनों होगा तो ये उसे नाभिक में अंदर नहीं गिरने देगा, ये वाला बल उसे नाभिक के अंदर खींचेगा, ये उसे बाहर खींचेगा, और यही कारण होगा कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा के वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाता रहेगा। तो दो बातें आपके बता दी कि नील्स बोर ने। इसके बाद जो आती है अगली बात, तीसरी बात, ध्यान सुनना, जब भी कोई कण, अगर आप ऐसे लिखोगे, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाएगा तो इस पर दो बल कार्य करेंगे। एक वो बल जो उसको नाभिक में खींचेगा, केंद्र की ओर खींचेगा, उसे अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, और एक ऐसा बल होगा जो उसे बाहर की तरफ खींचेगा, जिसे अपकेंद्रीय बल कहेंगे। दोनों का बल, दोनों का मान जो होगा वो समान होगा, और यही कारण होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित ऊर्जा के वर्ताकार पथों पर चक्कर लगाते रहते हैं। इसी बात कहता है कि नाभिक से जो दूरी होती है, नाभिक से दूरी के आधार पर, नाभिक से दूरी के आधार पर जो ये कक्ष होते हैं, कोश होते हैं, कक्ष होते हैं, या ये जो कोश होते हैं, या जो ये ऊर्जा स्तर होते हैं, जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है, निश्चित ऊर्जा होती है, इन्हें क्रम से 1 2 3 4, इन्हें एन से लिखते हैं, और इन्हें एन से 1 2 3 4 डॉट 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 नाम देते हैं। पहले कक्ष को के कह देंगे, दूसरे को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन, इस प्रकार ओ पी क्यू आर इस प्रकार चलते हैं। इनकी ऊर्जा सबकी निश्चित होती है, याद रखिएगा। इसके बाद अगली बात कहता है, आपके नील्स बोर साहब कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से, जैसे मान लीजिए नाभिक आपकी, ये चारों कक्ष कोश हैं, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, ध्यान सुनना बात आराम से, जो बोलो उसमें ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर होते हैं, ये उच्च ऊर्जा स्तर होते हैं, ये और उच्च होता है, ये नाभिक से दूरी के आधार पर इन कक्षों की ऊर्जा बढ़ती रहती है। एक बात सुन लीजिएगा, यहाँ पर दूरी के आधार पर नाम दे दिया के एल एम एन, इस प्रकार नाम दे दिया है, और जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे, जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे, इनकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। तो ये n बराबर 1 था जिसको हमने k नाम दिया, ये n बराबर 2 था जिसको हमने l नाम दिया, n बराबर 3 है जिसको हमने m नाम दिया, और n बराबर आपका 4 है जिसको हमने k l m n नाम दे दिया। वो इस प्रकार जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे इनकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे भारी कक्ष ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, और सबसे जो कम ऊर्जा होगी वो नाभिक के बिल्कुल पास वाले कक्ष की होगी। तो सबसे कम ऊर्जा k कक्ष की होती है, k कक्ष की होती है, याद रखना। तो सबसे कम जो ऊर्जा होती है वो k कक्ष की होती है। इसके बाद अगर हम बातें करें, ध्यान सुनिएगा, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा लेकर, याद रखना अपने आप नहीं जाएगा, जब किसी बाह्य स्रोत से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे तो इस निम्न ऊर्जा स्तर से वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, और जब उच्च ऊर्जा स्तर से वो निम्न में आएगा तो ऊर्जा का वो ह्रास कर देगा, अपने अंदर से ऊर्जा को छोड़ देगा। लेकिन अगर वो इस एक कक्ष में चक्कर लगा रहा है तो इस कक्ष की ऊर्जा निश्चित होती है, और निश्चित ऊर्जा के कक्ष में वो आजीवन चक्कर लगाता रहता है। लेकिन जब इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा बाह्य स्रोत से, किसी बाह्य स्रोत से जाती है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और उच्च ऊर्जा स्तर से जब वापस लौट कर निम्न में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का ह्रास, यानी अगर मात्रा ना इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती है ना ऊर्जा बढ़ती है। अगर उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो बाह्य स्रोत से ऊर्जा लेकर जाएगा, और जब वापस निम्न स्तर में आएगा तो ऊर्जा का ह्रास कर देगा। इसलिए जो कक्षाएं होती है उन सभी कक्षाओं की ऊर्जा जो होती है वो स्थिर होती है, निश्चित होती है। इसीलिए तो आपके नील्स बोर ने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों चक्कर लगाएगा तो उन कक्षों की ऊर्जा जो होती है वो स्थिर होती है, निश्चित ऊर्जा के वर्ताकार कक्षों में चक्कर लगाता है। तो कैसे लिखेंगे, याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन, अगली बात देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को बाह्य स्रोत से ऊर्जा देते हैं, बाह्य स्रोत से ऊर्जा देते हैं, तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, ऊर्जा स्तर में चला जाता है। जबकि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा का ह्रास करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो ध्यान सुनिएगा, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाएगा तो उसे ऊर्जा लेकर जाएगा, ऊर्जा को शोषित करके जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर से वो जब निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। इसके बाद पांचवी बात यह है कि जब भी इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिनका कोणीय संवेग लगाता है, जिनका कोणीय संवेग जिनका कोणीय संवेग NH बटा m, कोणीय संवेग बोलते हैं mvr से बराबर NH बटा 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। ध्यान सुनिएगा बात को, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग को mvr लिखते हैं, mvr बराबर NH अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणांक होता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है, बदलाता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग होता है। तो ध्यान सुनिएगा, mvr बराबर NH अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणांक। देखना क्या है यहाँ पर, सुनिएगा बात को, m यहाँ पर है इसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v है इलेक्ट्रॉन का वेग, r है उसकी त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, r यहाँ परमाणु की त्रिज्या है, और h जो है वो प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक नियतांक होता है, h जो होता है वो प्लांक नियतांक होता है, और इसका मान होता है 6.62 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड। रख लेना इसको, पसंद आ जाता है, इसमें याद रखिएगा, h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है। तो सूत्र क्या था, mvr बराबर NH/2 पाई,
जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, r यहां पर त्रिज्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं तो इसके वेग को कहते हैं कोणीय वेग। जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा तो इसके वेग को कहेंगे कोणीय वेग, और इसका जो कोणीय वेग होगा वो nh/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, r है परमाणु की त्रिज्या, h यहां पर प्लांक कांस्टेंट और n है कक्ष या कोष की संख्या। n बराबर कक्ष या कोष की संख्या है। अगर इलेक्ट्रॉन पहले कोष में चक्कर लगाता है तो कोणीय संवेग क्या होगा, पहले कक्ष, और पहले कक्ष को कहते हैं k कोष या कक्ष, तो इसका कोणीय संवेग क्या होगा, तो mvr बराबर n की जगह यहां पर 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h बटा में 2 पाई। ध्यान सुन लेना, प्रश्न आ जाए। मोल के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन पहले कोष में चक्कर लगाता है तो कोणीय संवेग का मान होगा, कोणीय संवेग का मान होगा, संवेग का सूत्र होता है mvr बराबर n/2 पाई। पहला कोष है तो पहले कोष के लिए हो जाएगा n बराबर 1, तो mvr बराबर हो जाएगा h/2 पाई। इसी प्रकार यदि वो दूसरे कोष में चक्कर लगाता है, दूसरे कोष के लिए है, तो दूसरे कोष या कक्ष के लिए कोणीय संवेग का मान निकालना हो तो ये हो जाएगा mvr बराबर n/2 पाई, तो यहां n का मान हो जाएगा 2, तो mvr बराबर 2h/2 पाई, क्योंकि यहां पर n बराबर क्या हो जाएगा दूसरे कोष के लिए, n बराबर 2 है, और 2 किसका होता है याद रखिएगा l का। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यदि इलेक्ट्रॉन l कोष में चक्कर लगाता है तो कोणीय संवेग का मान बताइए, तो कोणीय संवेग का मान हो जाएगा mvr बराबर 2/2, 2 से 2 निकल जाएगा, तो mvr यानी कोणीय संवेग का जो मान हो जाएगा h/पाई। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। यदि वो तीसरे कोष में है n बराबर 30 klm, तो m कोष में है तो निकालना हो तो mvr बराबर n का मान 3h बटा में 2 पाई, ये हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mvr बराबर 1.5 h बटा में पाई। तो इस प्रकार चौथा कक्ष, पांचवा कक्ष आप आराम से निकाल सकते हैं। तो नील्स बोर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसके लिए कोणीय संवेग का मान nh/2 पाई होता है। तो ये बातें आपकी नील्स बोर ने बताई। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को समझाने के लिए, मॉडल को समझाने के लिए 1913 में, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए 1913 में अपना मॉडल प्रस्तुत करते हैं और वो बातें बताते हैं। ये हाइड्रोजन परमाणु को लेते हैं और हाइड्रोजन परमाणु को लेकर, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसी एक इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को समझाने के लिए अपना मॉडल देते हैं। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक होता है, याद रखिएगा हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 इसलिए क्योंकि इसमें प्रोटॉन एक होते हैं, और इसी परमाणु में प्रोटॉन एक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है। तो नील्स बोर बताते हैं, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, निश्चित ऊर्जा की ऊर्जा निश्चित होती है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाता है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक होता है ऐसा बल जो उसे केंद्र की ओर खींचता है, उसे अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल वो है जो इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगा रहा होता है उसको नाभिक की ओर खींचेगा। इसके विपरीत में माना जाता है, वास्तविकता में नहीं होता, माना जाता है कि बलों कार्य करते हैं जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। दोनों का मान समान होता है, लेकिन दिशा ये बाहर की तरफ खींचेगा, ये अंदर की तरफ खींचेगा, और इस वजह से ये निश्चित ऊर्जा के वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहेगा। क्लियर बात। यहां पर तीसरी जो बात ये बताते हैं कि जो नाभिक से दूरी के आधार पर इन जो कक्ष थे, जैसे वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो नाभिक से दूरी के आधार पर इन कक्ष कोश या ऊर्जाओं को नाम दिया जाता है। जहां पर पहले n बराबर 1 2 3 4, एक को k कह देंगे, दो को l कह देंगे, 3 को m 4 को l, और इन सभी कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है। इन कक्षाओं की ऊर्जा हमेशा निश्चित होती है। नाभिक से दूरी के आधार पर हम जाएंगे तो इनकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। नाभिक से दूरी के आधार पर एक नोट लेना, नाभिक से दूरी के आधार पर, दूरी के आधार पर इन कक्षों की या इन कोशों की ऊर्जा बढ़ती है, कोशों की ऊर्जा बढ़ती है। तो सबसे कम ऊर्जा होगी बिल्कुल नाभिक के पास वाले की, इसके बाद ऊर्जा बढ़ती रहेगी, याद रखिएगा। अब नील्स बोर साहब क्या कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से ऊपर भेजना है तो बाह्य स्रोत से ऊर्जा देनी पड़ेगी, अपने आप नहीं जाएगा। बाह्य स्रोत से ऊर्जा करके उच्च स्रोत में चला जाता है, और जब उसे वापस नीचे आना होता है तो जो ऊर्जा उसके पास थी उसको वो उत्सर्जित करके आता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक कोश या कक्ष की ऊर्जा निश्चित होती है। इसके बाद बताता है कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग होता है वो nh/2 पाई का पूर्ण गुणांक होता है। mvr यहां पर कोणीय संवेग है, nh/2 पाई का पूर्ण गुणांक पता चलता है। इलेक्ट्रॉन जब किसी वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है तो उस कक्ष का कोणीय संवेग होगा, याद रखिएगा, mvr = nh/2 पाई। पहले दूसरी, जहां पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, r उसकी त्रिज्या है, और याद रखिएगा n जो है वो कक्ष या कोश की संख्या होती है, h प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक नियतांक होता है जिसका मान होता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल गुना में सेकंड है, जूल प्रति सेकंड नहीं है, जूल गुना में सेकंड है, याद रखिएगा। और इस आधार पर हम देखें तो पहले दूसरे तीसरे कोश की कोणीय संवेग क्या होगा, उनके मान आपके सामने है। तो ये बातें आपके नील्स बोर परमाणु के बारे में बताते हैं। इसके साथ साथ नील्स बोर कहते हैं कि जो परमाणु की नाभिक होती है उसमें प्रोटॉन होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, और बाह्य कोश या कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये बातें आपके नील्स बोर साहब बता देते हैं। अब नील्स बोर साहब की कमियां क्या रही, तो याद रखिएगा, नील्स बोर साहब ने जो मॉडल दिया था, कमियां क्या है, वो हाइड्रोजन परमाणु के संदर्भ में दिया था। याद रखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु के संदर्भ में मॉडल दिया था, और आपको पता है कि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए ही मान्य होगा। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए मॉडल कभी मान्य नहीं होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए ही मॉडल मान्य होगा। और ये मॉडल समझाया गया था हाइड्रोजन परमाणु के लिए। उन्होंने कहा था कि जो भी इसका स्पेक्ट्रम बनता है, हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम बनता है वो रेखीय स्पेक्ट्रम बनता है, याद रखिएगा, रेखीय स्पेक्ट्रम बनता है। लेकिन इस रेखीय स्पेक्ट्रम को बाद में अन्य बहुत बड़े उपकरणों से देखा गया, स्पेक्ट्रोस्कोपियों से देखा गया, तो रेखीय स्पेक्ट्रम में भी छोटी छोटी रेखाएं प्राप्त होती हैं। ये रेखाएं कैसे प्राप्त हो जाती है, ये बात आपके बोर साहब नहीं बता पाए। तो दो ड्रॉबैक आपने देखना, पहला, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर लागू होता है, बोर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर लागू होता है। और दूसरी जो बात होती है कि जब ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम में प्राप्त होता है वो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, लेकिन जब उच्च ऊर्जा वाले, उच्च भेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से इसको देखा जाता है तो इस रेखीय स्पेक्ट्रम में भी बहुत सारी लाइनें प्राप्त होती हैं, और इन लाइनों को वो नहीं बता पाते हैं बोर साहब। तो ये मॉडल आपका, इसमें ये कमियां आ जाती हैं। तो आपकी कक्षा 9 में परमाणु को समझाने के लिए, परमाणु संरचना को समझाने के लिए, और परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को समझाने के लिए आपके 3 मॉडल है। पहला थॉमसन का मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड का मॉडल, और तीसरा जो मॉडल आता है वो आपका नील्स बोर का मॉडल आता है। तो ये 3 मॉडल आपको पढ़ना है। कमेंट करके बताइएगा कि ये तीनों मॉडल आप लोगों को समझ में आए हैं। इसके बाद हम अगली बातें करते हैं। तो हमने पढ़ा कि परमाणु के अंदर नाभिक होती है, नाभिक में मैंने आपको पहले बताया था कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये जो कक्ष और कोश होते हैं, ये जो कक्ष या कोश होते हैं, ऊर्जा स्तर बोलते हैं, कक्ष बोल देते हैं, कोश बोल देते हैं, या इनको ऊर्जा स्तर भी बोल देते हैं। ये जो कक्ष कोश होते हैं ये बटे होते हैं उपकोशों में, और उपकोश में होते हैं आपके कक्षक। ध्यान से सुनिएगा बातें। परमाणु की हम बात करें तो परमाणु में नाभिक है, नाभिक के चारों कक्ष कोश या ऊर्जा स्तर है। ये जो ऊर्जा स्तर होते हैं बाद में इनके बारे में और मॉडल दिए गए, तो इस कोशों में फिर आते हैं आपके उपकोश। तो कोश किसमें बटे होते हैं, उपकोशों में जो 4 होते हैं, S, P, T और F। इसके बाद GH भी होते हैं, तो आपके सिलेबस में केवल 4 दे रखे हैं, S, P, T, F, ये हमारे उपकोश हैं। और इन उपकोशों में होते हैं कक्षक, इन उपकोशों में होते हैं कक्षक या ऑर्बिटल।
ये होते हैं तुम्हारे कक्ष ऑर्बिट, इनको अंग्रेजी में ऑर्बिट कहते हैं, याद रखिएगा। इनको सेल भी कहा जाता है। इनमें होते हैं आपके उपकक्षक हो गए, सब सेल हो गए, याद रख, सब ऑर्बिट हो गए, सब सेल हो गए। और ये जो सब सेल होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल ध्यान से सुनना। अभी कक्षक क्या है, आगे बढ़ रहे हैं हम, तीन मॉडलों के बारे में आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं कि कक्षक क्या है, ऑर्बिटल क्या है। तो ध्यान से सुनिए, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह भाग, ध्यान सुनिए, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, वो आपके कक्षक कहलाते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का, नाभिक के चारों ओर का, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, पाए जाने की संभावना, संभावना को शब्द देते हैं हम प्रायिकता, संभावना या प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, उसे सबसे ज्यादा होती है, उसे कक्षक कहते हैं। और ये प्रायिकता लगभग 95% तक होती है। जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो वो आपका कक्षक कहलाता है। दोबारा सुनिएगा, कक्ष, इसमें उपकक्ष या उपकोष हो गए, उनमें कौन होगा, कक्षक। तो किसी भी नाभिक, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी वो कक्षक कहलाता है। और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक कक्षक में अधिकतम, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, याद रखिएगा, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो कभी भी आपसे पूछे कि किसी परमाणु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है वो तो आपका कक्षक होगा। और एक कक्षक में आपसे पूछे कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, याद रखिएगा। और अगर कोष की बात करें, किसी भी कोष में, किसी भी कक्ष में, हम चर्चा करेंगे, किसी भी कोष कक्ष में इलेक्ट्रॉन के पाए, अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की संख्या निकालने का सूत्र है तो होता है 2n²। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र होगा 2n², लेकिन एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके बाद है उपकोष, सबऑर्बिटल या सबसेल, इनको सबसेल कहते हैं, याद रखना। तो कक्षक बटे होते हैं उपकोष में, उपकोष में होते हैं कक्षक। तो ये जो उपकोष होते हैं ये 4 होते हैं, S P D F G H और भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में भी ये 4 है। चलिए पहला हम कर रहे हैं S उपकोष। पहला है आपका S उपकोष, ये गोलाकार होता है, ये गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। इसमें एक कक्षक होता है, याद रखना, एक कक्षक होता है इसमें एक कक्षक होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। S उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि एक ही कक्षक है और एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो अगर आपसे पूछे कि S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो याद रखिएगा अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद हम बातें करेंगे तो आपके P उपकोष पे करेंगे, कल हम पढ़ेंगे P उपकोष के बारे में, कल हम P उपकोष के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जो चर्चा की है, ध्यान सुनिएगा, वो परमाणु के मॉडल के बारे में पढ़ दिए हैं और परमाणु के 3 मॉडल क्रम से याद रखें, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और इसके बाद हमने चर्चा की आपके बोहर के मॉडल में। फिर उसके बाद हम कक्षक कोष की बात करें, कक्ष कोष में उपकोष, उपकोष में आपके कक्षक। तो हम चर्चा करेंगे कल आपके उपकोषों पर और फिर हम बात करेंगे आपके इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पर, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पर। चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं।